नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है और इस बार ये 3 तलाक का मामला काफी चौंकाने वाला है। जोधपुर एक बार फिर 3 तलाक के दंश को झेल रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार मुंडन कर, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार आप इस तरह का मामला सुन रहे हैं। मुंडन कर 3 तलाक दिया गया। महिला के बाल काटने का मामला सामने आया और साथ ही साथ उसे तलाक भी दे दिया गया। बाल काटकर तलाक का यह संभवतया प्रदेश का, देश का पहला मामला है। फिलहाल पीड़ित महिला पुलिस थाने पहुंची हुई है। थानाधिकारी निशा भटनागर को उसने पूरी जानकारी दी। क्या तुझे ये घर से काट दो के मैं क्या कहते हैं तेरे को? क्या कि निकल जा के मैं अब तो ऐसे नहीं रखो के। अच्छा, आपका पति क्या कहता है? क्या निकल जा के यहाँ से। इसकी बच्ची के साथ में बहुत कसूर कर रही है ये लोग। आदमी नहीं बहुत कर रहा है, सासू बहुत कर रही है, ननद बहुत कर रही है, देरानी बहुत कर रही है। इसको मार कूट, आज साल भर हो गया इसको वहाँ रहते करते। इसको चैन नहीं है, सुकून नहीं है, इसको कुछ चीज़ का नहीं है सुकून। इसको नहीं नहाने दे, धोने दे, कुछ नहीं करने दे। इसको क्या तू बाहर निकल जा, तेरे को तलाक का हम पाना दे देंगे कह के। आदमी ने टूपा दे दे के मारता है इसको। सिर के सारे बाल काट करके उसको घर से बाहर निकाल दिया और पति ने दूसरी शादी की धमकी दी और उसके पीहर पहुंचा दिया। तब से वो पीहर आज आरोप प्रताड़ित महिला थाने पर आई है, जिस पर 498 323 में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। और सहयोगी चंद्रशेखर मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रशेखर, 2 बातें मैं जानना चाहता हूं। एक तो पीड़ित के साथ क्या क्या हुआ है, पीड़ित खुद क्या बता रही है, और दूसरा ये कि जिस थानाधिकारी की बाइट हमने चलाई उसने एक बार भी अपनी बाइट में उसको तलाक दिया गया ये नहीं कहा। सुन पा रहे हैं चंद्रशेखर मुझे? लगता है मेरी आवाज चंद्रशेखर तक नहीं पहुंच रही है। निशा भटनागर जी महिला थाने की थानाधिकारी हैं, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। निशा जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ, बोलिए। निशा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी, ये जो पीड़ित का क्या कहना है, क्या हुआ उसके साथ? क्या उसके बाल काटकर उसे ट्रिपल तलाक दिया गया? ये मामला ट्रिपल तलाक का है भी? नहीं, ये मामला ट्रिपल तलाक का नहीं है। ये ससुराल पक्ष द्वारा शारीरिक और मानसिक यातनाओं को देकर के और बाल काटने का मामला है। 1 साल पहले शादी हुआ था और शादी के बाद से ही ससुराल वाले इसको प्रताड़ित कर रहे थे, मानसिक रोगी बता करके, सिर में जुएं पड़ने की बात कह करके उसके सारे बाल काट दिए और परिजन इसके पीहर पहुंचा दिया गया। तब ये परिवार वाले इसको यहाँ थाने लेकर आए, जिस पर मुकदमा दर्ज किया है। शारीरिक और मानसिक यातनाओं का मामला है, ट्रिपल तलाक का नहीं है। नहीं, ट्रिपल तलाक का मामला नहीं। तो मैम, ये ट्रिपल तलाक की बात कहाँ से निकल रही है? ये मामला ट्रिपल तलाक के सेंस में आगे बढ़ रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है। नहीं, ट्रिपल तलाक का मामला नहीं है। ये ससुराल वालों द्वारा सिंपल शारीरिक मानसिक यातनाओं का मामला है। FIR में भी ट्रिपल तलाक की बात लिखी नहीं गई, नहीं लिखी गई। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ किन धाराओं में आप मामला दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि किसी महिला का उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर बाल काटना भी एक तरह का जुर्म होता है। ये मैंने कहीं पढ़ा है या देखा है। ये धारा 498 323 के तहत दर्ज किया गया है और भविष्य में अगर कोई नए परिणाम सामने आते हैं तो धारा ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इस खबर से जुड़े फैक्ट्स शेयर करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बाड़मेर से बड़ी खबर है। टांका निर्माण के दौरान मिट्टी धंस गई, 3 लोग इसके नीचे दबे हैं, ये खबर मिल रही है। ग्रामीणों ने पुलिस को इस संबंध में सूचना दे दी है। टीमें मौके पर लगी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोशिश की जा रही है कि मिट्टी के नीचे दबे तीनों को जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। आप सभी जानते हैं ये एक ऐसा वक्त होता है जब एक एक सेकंड, एक एक पल बेहद कीमती होता है और 3 लोग लगातार मिट्टी के नीचे दबे हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिशें चल रही हैं। गीड़ा के दर्जिया की ढाणी में ये घटनाक्रम सामने आया है।
कोटा से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ एक शव मिला। ये शव काफ़ी पुराना लग रहा है, क्योंकि सड़ी गली हालत में है और इसीलिए ये शव काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। इलाके में हड़कंप सा मच गया। करीब 8 दिन पुराना ये शव है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई है। मौके से सबूत जुटाए गए हैं और जांच शुरू कर दी गई है। भरतपुर के जनुथर से बड़ी खबर है। तूफानी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। दांतलौठी के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मृतक के परिवार वालों के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ है। साथ ही जो घायल हुए उन्हें 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ है। नागौर से बड़ी खबर है। यहां करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। नलकूप चालू करने के दौरान वो करंट की चपेट में आई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। खींवसर पुलिस मौके पर पहुंची। ये घटनाक्रम पिपलिया गांव में सामने आया है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक बार ये फिर कार्रवाई सामने आई है श्रीगंगानगर में, जो श्रीगंगानगर में नशे को लेकर कई सवाल भी खड़े करती है। बहरहाल आज 2 अलग अलग जगह कार्रवाई की गई। 10 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया। पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी आए, जिनसे पूछताछ जारी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। श्रीगंगानगर की सादुल शहर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर 10 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट समेत 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए। सादुल शहर पुलिस थाने के एसआई लेखराम जांगिड़ ने बताया कि 2 अलग अलग कार्रवाई में 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। पहली कार्रवाई कस्बे के एसडीएम ऑफिस के सामने 3 व्यक्तियों को 6 किलोग्राम डोडा पोस्ट और के साथ पकड़ा गया और दूसरी कार्रवाई में 2 व्यक्तियों को 4 किलो डोडा पोस्ट के साथ गांव गदरखेड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस में रात को 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। सीआई साहब के नेतृत्व में हमने 3 मुलजिमों को हॉस्पिटल वाले रोड से पकड़ा है। नेरी कॉलोनी के पास से उनके 6 किलो पोस्ट बरामद हुआ है। उनकी निशानदेही से 2 मुलजिम और गदरखेड़ा से पकड़े हैं, जिनके पास 4 किलो पोस्ट बरामद हुआ है, जिसकी तफ्तीश से चुनावड़ SHO साहब को दी गई है और स्टाफ लगातार इसमें और सूचना एकत्रित कर आगे और भी प्रभावी कार्रवाई करने के लिए। बीकानेर से बड़ी खबर है। नकबजनी के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नया शहर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर इन्हें गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये दोनों खाली मकानों में चोरी किया करते थे। पूछताछ में इन्होंने 6 से ज्यादा वारदातें कबूली हैं। फिलहाल सीआई भवानी सिंह राठौड़ ने इस संबंध में जानकारी दी। बताया कि ये 2 लोग जिनकी तलाश थी, खाली मकानों को रैकी कर चिन्हित करते थे और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान 6 से ज्यादा वारदात इन्होंने कबूल कर ली है। जैसलमेर से बड़ी खबर। यहां सरहद की तारबंदी में एक पक्षी अटक गया। इस पक्षी को टैग लगा हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। मैक्वीन बस्टर्ड नाम का ये पक्षी तारबंदी में फंसा। बीएसएफ ने विजय चौकी से इसका रेस्क्यू किया, वन्यजीव विभाग के सुपुर्द कर दिया। जयपुर के सट्टेबाजों पर फिर शिकंजा कसा गया है। किशन नगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस गिरफ्त में 3 सट्टेबाज आए। 8,20,000 की नकदी जब्त की गई है। इनके पास से 14 मोबाइल, 2 लैपटॉप भी बरामद किए गए। राजधानी जयपुर की सीएसटी और श्यामनगर थाना पुलिस ने आईपीएल सट्टे के खिलाफ देर रात बड़ी कार्रवाई की। टीम को सूचना मिली थी श्यामनगर थाना इलाके में किशन नगर में एक आलीशान घर में अवैध रूप से आईपीएल सट्टा खेला जा रहा है, जिसके बाद श्यामनगर थाना पुलिस और सीएसटी टीम ने मौके पर पहुंचकर रेड मारी। 3 आरोपी गिरफ्तार किए। 8,20,000 नगद, 14 मोबाइल, 2 एलईडी, 2 लैपटॉप, वाईफाई समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। कल जो बेंगलोर वर्सेस मुंबई का जो आईपीएल का मैच चल रहा था, उस पर सूचना मिली थी कि श्यामनगर थाना इलाके में किशन नगर के अंदर
K99 मकान में सट्टे का कारोबार हो रहा है। इस सूचना को वेरीफाई करके CST टीम और श्यामनगर थाने की टीम ने संयुक्त रूप से वहाँ पे जाकर के रेड की, तो मौके पे 3 व्यक्ति, बेसिकली 4 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति जैसे ही गेट खुलवाया उनसे उससे पहले भाग गया। ठीक है, 3 व्यक्ति मौके पे मिले, 2 LED मिली, 2 लैपटॉप थे, 14 मोबाइल थे, 8,20,000 रुपये कैश थे। बूंदी से बड़ी खबर है, चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 2 चोरों को गिरफ्तार किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वो दोनों चोर जिन्हें कहा जा रहा है गिरफ्तार हुए आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बिजली फिटिंग वायर की ये चोरी करते थे। फिलहाल इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और संभावना जता रही है कि कई और वारदातों से इनका लिंक हो सकता है, उनके खुलासे हो सकते हैं। और अब बात करते हैं सातों संभागों की। प्रदेश के सभी संभागों में आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी और बताएंगे शहर शहर का हाल। आइए चलते हैं इनके पास। राजस्थान में गहलोत सरकार कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करेगी। प्रदेश के 11 ज़िलों के अंदर प्राथमिकता पर यह जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। 11 वो ज़िले इसमें शामिल किए गए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में कोरोना जन आंदोलन में 8 मंत्रियों की एक समिति बनाई गई है जो इस जन आंदोलन में मुस्तैदी से काम करेगी। प्रदेश के अंदर जो PCC चीफ हैं गोविंद डोटासरा, उन्होंने कहा है कि राजस्थान के अंदर फ़िलहाल ज़रूरत है कि कोरोना के ख़िलाफ़ जो गाइडलाइंस को हम सख्ती से लागू करना चाह रहे हैं उसके लिए लोगों की भागीदारी इसमें शामिल हो और लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए तमाम ऐसे NGO जो कि इस दिशा में काम कर रहे हैं उनसे भी सहयोग मांगा गया है, साथ ही साथ मीडिया से सहयोग मांगा गया है। तमाम लोगों से ये अपील की गई है कि जितने भी लोग हैं किसी भी घर में बिना मास्क के नहीं जाएँ और ना ही अपने घर से कभी मास्क के बिना बाहर निकलें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बना कर रखें। इन तमाम चीज़ों को अगर 1 महीने सख्ती से अमल में लाया जाएगा तो निश्चित रूप से ही इस जन आंदोलन के सकारात्मक नतीजे आएंगे और राजस्थान कोरोना से लड़ने में कामयाब हो पाएगा। वहीं पर राजधानी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 अलग अलग विभागों की समीक्षा भी की है। देखिए, अजमेर की बड़ी और प्रमुख खबरों की बात करें तो आज सबसे अहम खबर रही जयपुर रोड पर निकलकर सामने आई, जहां सेंट्रल जेल के सामने किशनगढ़ जा रही है कार में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आनंद फानन में जैसे ही घटना की जानकारी वाहन चालक को लगी, उसने तुरंत प्रभाव से कार को वहीं बंद करके तत्काल प्रभाव से सिविल लाइंस थाने को और फायर ब्रिगेड को सूचना दी और आसपास के स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने तत्काल प्रभाव से आग को काबू में पाया, तो वहीं सिविल लाइंस थाना पुलिस ने पहुँच भी हालात का जायजा लिया। इस पूरे हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा हादसा समय रहते टल गया जो वाहन चालक की सूझबूझ के चलते ऐसा मुमकिन हो पाया है। वहीं दूसरी और अहम खबर की बात करें तो दरगाह थाने में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की एक छात्रा ने अपने ही कॉलेज के प्रोफेसर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया। ये मुकदमा जो है इसमें शिकायत ये दी गई है पीड़िता की ओर से कि जो प्रोफेसर है उसने मार्क्स बढ़ाने के नाम पर छात्रा को अश्लील संदेश भेजे और उससे बात करने का अनावश्यक दबाव बनाने लगा। इस बाबत शिकायत मिलने के बाद दरगाह थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस घटना के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी आज कॉलेज में जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन देकर तत्काल प्रभाव से इस आरोपी प्रोफेसर को कॉलेज से हटाने की मांग की है, जिसने करीब 150 साल पुराने उत्तर भारत के सबसे पुराने कॉलेज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। इस सबके बीच में कोरोना को लेकर लगातार जागरूकता के अभियान जारी हैं शहर में। आज शहर की बेटियों ने वॉल पेंटिंग के जरिए कोरोना से बचाव के और जागरूकता का संदेश दिया है। शहर के बजरंगगढ़ शहीद स्मारक की दीवारों पर आज बेटियों ने वॉल पेंटिंग की, जिसमें खास तौर पर सबसे अहम तौर पर कोरोना से बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से अपनानी है, चेहरे पे मास्क लगाकर रखना है, 2 गज की दूरी को बनाए रखना है, इन तमाम संदेशों को जो है चित्रों के जरिए उकेर कर लोगों के बीच में एक जागरूकता का संदेश देने का प्रयास किया गया है। तो ये थी अजमेर शहर की आज की बड़ी और अहम खबरें। जी देखिए, कोटा की बड़ी खबरों की बात करें तो आज कोटा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई और बेंगलोर में बम धमाकों की धमकी देने वाला आरोपी जो फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस को तलाश थी, वो कोटा के स्टेशन इलाके के एक होटल से
कोटा पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मुंबई में विधायकों के घरों को उड़ाने की धमकी इसने दी थी। इसके साथ साथ बेंगलुरु में भी धमाके की ये लगातार धमकी दे रहा था। उसके बाद से मुंबई पुलिस और बेंगलुरु पुलिस इसको तलाश रही थी। मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर इसकी लोकेशन जब कोटा में आई तो कोटा पुलिस से संपर्क साधा गया और उसके बाद कोटा पुलिस ने एक टीम गठित करके इसको स्टेशन क्षेत्र के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम अब इससे लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी अब इस आरोपी पीयूष पुरोहित जो नाम का आरोपी है इससे पूछताछ करेगी। आरोपी चूरू जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल बहुत ज़्यादा खुलासे इस पूरे मामले में नहीं किए हैं क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ करेगी। लेकिन पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी रही क्योंकि मुंबई और बेंगलुरु पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और लगातार ये फ़ोन पर जिस तरह से विधायकों के घरों को उड़ाने की धमकियां दे रहा था, बम धमाके करने की धमकियां दे रहा था, वो नाकामयाब हो गई और पुलिस को सफलता मिल गई और एक संगीन आरोपी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो वहीं कोटा पुलिस ने आज एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने ही महकमे के 3 कांस्टेबल्स को निलंबित कर दिया है। राम है, जीतू और वेद प्रकाश नाम के कांस्टेबल अनंतपुरा थाना में तैनात थे और पिछले दिनों ये वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। उस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बेवजह उसके साथ मारपीट की गई है। उसके बाद जब जांच की गई तो वो दोषी पाए गए और तीनों जो हेड कांस्टेबल के साथ 2 कांस्टेबल हैं उनको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। भरतपुर की 2 बड़ी खबरों की बात करें तो परिवहन निगम ने एक नियम निकाला है कि अगर किसी के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाती है और वो दूसरे ज़िले में बैठा हुआ है तो उसी पुराने पते पर उस लाइसेंस को रिन्यू करा सकता है और अपने उपयोग में ले सकता है। वहीं उसे अपना अता पता लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो पुराना पता है उसी के आधार पर वह लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा, जिससे आवागमन में उसे परेशानी नहीं होगी। वहीं उसको 2 पतों की जानकारी परिवहन विभाग को देनी पड़ेगी, जिससे के चलते डाक विभाग अगर उसके निश्चित पते पर लाइसेंस नहीं पहुंचा पाता तो उसको विकल्प के तौर पर टेलीफोन से उससे पूछताछ की जाएगी कि इस तरह का उसको कोई भी एड्रेस नहीं मिल रहा तो दूसरे एड्रेस पर कहां पर उसका लाइसेंस भिजवाया जाए। वहीं फ़ीस की बात करें तो फ़ीस समान होगी, चाहे वो धौलपुर से लाइसेंस बनवाए, चाहे करौली से बनवाए, चाहे दौसा से बनवाए, चाहे सवाई माधोपुर से बनवाए, सबकी फ़ीस समान रहेगी। बस सुविधा यही रहेगी कि उसको आरडी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और किसी ज़िले में अगर काफ़ी दिनों तक वह ठहरा हुआ है तो वहीं लाइसेंस रिन्यू कराकर। अब बीकानेर में अगर बड़ी खबरों की बात कर लें तो पंचायती चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां चल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रथम चरण में जहां पूगल पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव संपन्न हो गया है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और उसके बाद में मतगणना भी हो गई। सरपंच जो प्रत्याशी थे वो जीत गए हैं, तो वहीं पर उप सरपंच प्रत्याशियों का भी चुनाव हो चुका है। तो वहीं पर अब बीकानेर में अगर चुनाव की बात कर लें तो 3 अक्टूबर को कोलायत पंचायत समिति में चुनाव होंगे, जिसकी तैयारियां अभी जोरों से चल रही है। तो वहीं पर जिला प्रशासन की ओर से जो रिटर्निंग अधिकारी है उन्हें भी ट्रेनिंग दे दी गई है और इसके साथ ही जो मतदान जो पोलिंग बूथ है उनको भी यहां से आज रवाना किया गया है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को जहां कोलायत पंचायत समिति में चुनाव होंगे तो उसके बाद में 6 अक्टूबर को लूनकरनसर के अंदर पंचायत चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी पूरी तरह से पुख्ता व्यवस्था की गई है और जिला प्रशासन की ओर से भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार पंचायत चुनाव को लेकर जो निगरानी है वो कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी तरीके से वो डरे नहीं और बिना भय के पूरी तरीके से चुनाव यहाँ पर संपन्न कराएं। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन की भी पालना की जानी चाहिए ताकि कोरोना का जो संक्रमण है जो लगातार बीकानेर में फैलता हुआ जा रहा है उसे भी रोका जा सके। वहीं दूसरी अगर बड़ी खबर की बात कर लें तो आज लूनकरनसर में एक सड़क हादसा हो गया। एक ट्रक पीछे से आकर उसने बस को टक्कर मार दी। डूंगरपुर और उदयपुर में हुई एसटी हिंसा के बाद में भाजपा की राज्य स्तरीय समिति ने मौके का दौरा किया था और उसके बाद आज जब उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो समिति के प्रमुख मदन दिलावर ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मदन दिलावर ने बीटीपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आदिवासी अंचल में नक्सली आहट का दावा किया है। मदन दिलावर ने कहा है कि आदिवासी अंचल में ये जो आंदोलन देखा गया है इसके मुख्य सूत्रधार के रूप में बीटीपी सामने आई है और यही नहीं ऐसे भी लोग सामने आए हैं जो कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर नक्सलियों से ट्रेनिंग लेकर आते हैं और उदयपुर संभाग के दक्षिण राजस्थान के जो आदिवासी अंचल के जो लोग हैं उन्हें बरगला कर गलत दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं। भाजपा की ओर से ये गंभीर आरोप
जो आदिवासी अंचल में जो हिंसा हुई है उसके बाद में लगाए गए हैं। जो मदन दिलावर, अर्जुन लाल मीणा और सीपी जोशी की एक कमेटी बनाई गई थी और सोमवार को इस कमेटी ने मौके पर जाकर न सिर्फ प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी बल्कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करते हुए भी पूरी जो स्थिति है उसकी समीक्षा की थी। उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मदन दिलावर ने कई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के साथ में आरएएस ऑफिसर को नाम लेते हुए कोट किया और कहा कि जब उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की तो सामने आया कि आरएएस और आईपीएस अधिकारी ऐसे भी हैं जो कि इस इलाके से